Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous part, recently Chapter 8, that is all about analytical procedures के regarding आपने complete किया, and just 2 lectures का ही अपना वो काम था, छोटा सा content था, but important था. Important in the sense that means एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन उसमें से बन चुके हैं, लॉट ऑफ टाइम पूछे भी जा चुके हैं. क्लियर. एंड कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, लाइक टेक्निक्स टू बी यूज्ड एज सैप. द 4 पॉइंट्स आपने पढ़े. वन इज द ट्रेंड एनालिसिस, नंबर 2 इज रेशियो एनालिसिस, नंबर 3 रीजनेबलनेस चेक, एंड नंबर 4 इज मॉडलिंग टूल and factors to be considered while using the SAP. Clear. And the main is the timing of SAP at the planning stage, at the during, or at near end. तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नेचुरली, जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर हाउ वुड यू फाइंड अ पर्टिकुलर सैप, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप. तो आपने कुछ 5 पॉइंट्स पढ़े, जिनमें से नंबर 1 सर लार्जर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर 2 अनसोफिस्टिकेटेड प्रोडक्टिव मॉडल, नंबर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एपी प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस, नंबर 4 डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ असर्शन एंड ऑडिटर्स असेसमेंट अबाउट द रोमम. हियर तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको मतलब एक ऑरली काइंड ऑफ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चैप्टर 8 जस्ट 15 मिनट्स पूरा पढ़ा सर, डन. अब इसकी असेसमेंट करेंगे बाय अप्लाइंग इनटू द क्वेश्चंस. ये अपना मेन पार्ट है. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज जस्ट मिनट, सामने को टिक लगा, उसको ऑन करो बटन. यस, ऑडिट सैंपलिंग, एसए 530. एसए 530 दैट इज ऑल अबाउट. ये भी सर कभी ना किसी टॉपिक का जस्ट पार्ट हुआ करता था. मतलब 530 इज बेसिकली जस्ट एक अपने आप में क्या था, ऐसे की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, बट आफ्टर दैट इसको प्रॉपर एक चैप्टर बना दिया गया, इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया गया. नहीं तो सिर्फ ये 1 पेज का टॉपिक हुआ करता था कभी 530 सैम्पलिंग को लेकर, और अब ये ऑडिट सैम्पलिंग पे पूरा टॉपिक बन गया. और ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे पूरे पेपर में मिले. इसको भी ना किसी भी टॉपिक के साथ मर्ज करके, किसी भी कंटेंट के साथ मिक्स करके फेंक दो, ये क्वेश्चन बन जाएगा. ये ऐसा टॉपिक है इजी, है इजी, बट आपको थोड़े से क्रक्स स्टीक निकालने होंगे कि सर व्हाई द ऑडिट सैंपलिंग इज यूज्ड, पहली बात. एंड ऑडिट सैंपलिंग की कैसे जाती है, कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे, सैंपलिंग के मेथड्स क्या हैं, एंड सैंपल का एनालिसिस करना इज द मेन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल +1 लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, एक होता है सेंसस मेथड और एक होता है सैंपल मेथड. क्लियर. सेंसस मेथड आप लोग वर्ड कहां पे यूज करते हैं, जहां पे 100% पॉपुलेशन को क्या करना, यूनिवर्स को क्या करना, चेक करना इन डिटेल. दैट इज कॉल्ड एज सेंसस मेथड. But sir, however, for an auditor, it is not possible to check each and every item in the population. And what do you mean by population? The items to be checked. The items to be checked in the financial statements about which you are conducting your audit, that are basically called as population. तो सर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन्स हैं, कहाँ एक एक ट्रांजेक्शन को वहां पे देखेंगे. हमारे पास इतना टाइम कहाँ, जैसे आज की डेट में लास्ट डेट में अगर कोई कह दे सर आपने बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए सारी, इतनी बैंक स्टेटमेंट 15 पेज की स्टेटमेंट है, इतनी एंट्रीज हम थोड़ी देखेंगे. वहां पे मोटी मोटी एंट्रीज देखी ऊपर ऊपर से कि मैक्सिमम कहां तक हमें रिस्क असेस हो रहा है, कौन कौन सी हाई वैल्यू अलर्ट आइटम्स हैं, मेन मेन देखा, उसके बेसिस पे क्रक्स निकाला, कंक्लूजन बना ला, चल रिपोर्ट. अब सर जो पर्सन जो देखो, एक होता है पीरियोडिक ऑडिट और एक होता है कॉन्टिन्यूस ऑडिट. कॉन्टिन्यूस ऑडिट में तो हमारे पास भी टाइम है, हमने मंथली मंथली में भी वीकली वीकली आपके पास आना ही है, हम फ्री बैठ के करेंगे भी क्या, चलो जी डिटेल चेकिंग कर लेते हैं. वहां तो पॉसिबल था. बट जहां पे पीरियोडिक ऑडिट हो रहा है, पीरियोडिक ऑडिट मींस जो अब होंगे, जिसकी लास्ट डेट तुम कहते हो 30 सितंबर. अब पीरियोडिक ऑडिट में एक प्रोफेशनल के पास तेरा सिर्फ अकेले का ऑडिट थोड़ी है, कितनी ऑडिट असाइनमेंट्स हैं. अब मैं उन ऑडिट असाइनमेंट्स को कैसे अपना रफा दफा करूंगा, कैसे खत्म करूंगा, एक्चुअली से सैम्पलिंग चलेगी. सैम्पलिंग का मतलब क्या है, डाटा भेजा, डाटा में देखा, फटाफट मोस्टली जो एंट्रीज हैं ऑब्जर्वेशन नोट करी, ले जी बस इसके बारे में ले एविडेंस. ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन थोड़ी देखेंगे. बैंक मैच है, ठीक है सर, जो एंट्रीज रिकॉर्ड करी होंगी सही करी होंगी. मैंने तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नजर मारी,
कंप्लायंसेस को याद किया कि इस एंटिटी पे क्या कंप्लायंस होने चाहिए, सैंपलिंग बेसिस पे मेथड लगाया, कंक्लूजन ड्रॉ किया। इतना टाइम थोड़ी हमारे पास कि 100% पॉपुलेशन को चेक करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ प्रोफेशनल। और वैसे भी कितने के पैसे दे देगा क्लाइंट, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। एक वर्ड आप बोलते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस होने के भी कारण थे, एंड वन ऑफ द कारण इज लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड कॉस्ट। मैं तो टाइम इतना लगा दूं, क्या इतनी कॉस्ट मिलेगी तुझे? छोड़ परे यार, इतना कौन करेगा वहां पे? दैट इज ऑडिट सैंपलिंग। तो कहते जब आपको पता है कि आपकी वर्किंग का पार्ट है, आपको पता है कि ऑडिटर हमेशा सैंपलिंग यूज करता ही करता है ऑन सम आइटम्स, ऑन फ्यू आइटम्स और मे बी ऑन द एफएस, तो इसके बारे में थोड़ा एक प्रॉपर गाइड ही कर दो कि सैंपलिंग करने लगे तो हो, तो सैंपलिंग कैसे होगी, सैंपलिंग के मेथड क्या होंगे, सैंपल को एनालिसिस कैसे करना है, मिस स्टेटमेंट्स को प्रोजेक्ट कैसे करोगे, रिपोर्टिंग किस बेसिस पे होगी। तो थोड़ी सी प्रॉपर गाइडेंस आपको यहां पे इस पॉइंट के रिगार्डिंग मिलने वाली है इन रिलेशन टू असेसमेंट ऑफ रोमम। क्योंकि अल्टीमेट मोटिव तो तेरा क्या है, रिपोर्ट करना किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। पर पॉइंट ये है, मैं अपनी ओपिनियन तो दे दूं, मैं अपनी ओपिनियन तो प्रेस्क्राइब कर दूं, अगर मैंने 100% चेकिंग करी होती तो मैं भी कहीं ना कहीं श्योर होता, कहीं ना कहीं मैं आपको अच्छी एश्योरेंस प्रोवाइड कर पाता। बट पॉइंट है कि मैंने तो सैंपलिंग करी है, और सैंपलिंग होगी, देखो 100% तो मैं कभी सही रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, वो तो कॉमन सेंस है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के कारण ऑडिट रिस्क प्रिवेल तो करेगा, प्रिवेल तो करेगा, इलिमिनेट नहीं कर सकते, टू रिड्यूस कर सकते हैं एक्सेप्टेबली लो लेवल तक। पर सर फिर थोड़ा कुछ अच्छा भी तो करो ना। कहते हैं फिर हम यही बताएंगे आपको कि 530 को यूज कैसे करना है। क्योंकि पता है कि एक प्रोफेशनल के लिए नॉट पॉसिबल टू डू चेकिंग ऑफ ईच एंड एवरी आइटम इन सो डिटेल, नॉट पॉसिबल, किसी के लिए पॉसिबल नहीं। तो हम कहते हैं जी ऐसे करो, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि अगर इस तरह के सर्कुमस्टांसेस हुए तो वहां पे रोमम को हाई कर देना। क्योंकि रोमम को अगर हाई करोगे, रोमम को अगर हाई करोगे तो तुम एपीज भी उतने अच्छे लगाओगे। एपीज मींस ऑडिट प्रोसीजर्स, क्लियर? आप नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर उतने बढ़िया लगाओगे। तो लेट मी गाइड यू कि सैंपल कैसा होना चाहिए, सैंपलिंग का वे आउट क्या होगा, सैंपल आपको कैसे मदद करेगा, एंड इसमें सैंपलिंग रिस्क क्या होगा। तो ये सारी टर्म्स आपको यहाँ पे मिलने वाली। थीम वही है, थीम वही है, रोमम को आइडेंटिफाई करना एंड असेस करना, बट पॉइंट इज दैट यू आर नॉट चेकिंग ईच एंड एवरी आइटम, आई एम चेकिंग जस्ट फ्यू आइटम्स, जिनके बेसिस पे मैं अपना ओवरऑल कंक्लूजन क्या करूंगा, ड्रॉ। तो आपको नहीं लगता कि मेरे एपीस तो जैसे हैं वो हैं, जितना इफेक्टिव ये इनपुट, जितनी इफेक्टिव होगी आउटपुट उतनी तुझे बढ़िया मिलेगी। तो मेरा इस ऐसे के थ्रू, मेरा इस टॉपिक के थ्रू जो मोटिव है वो क्या है, इस इनपुट को सही देना, इस सैंपल को ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बनाकर देना, सो दैट कि ये तेरे लिए एक फाइनल क्रक्स, एक रीजनेबल एश्योरेंस बना पाए, एंड तेरे सैंपलिंग रिस्क को क्या कर पाए, कम कर पाए, कि तुझे डर ना हो कि जी मैंने सैंपल के बेसिस पे रिजल्ट दिया, हो सकता है वो गलत हो। कहता सर सैंपलिंग अगर इफेक्टिव करी होगी, आपने अगर सैंपल को इफेक्टिव बनाया होगा, तो नेचुरल रिजल्ट्स भी तो सेम अच्छे आए होंगे। मैं तो आपको यही गाइड कर सकता हूँ। पढ़िए सबसे पहले मीनिंग, यस, टेस्ट चेकिंग मींस examining less than 100% of the अंडरलाइन, items in the लेस देन 100%, लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स इन द पॉपुलेशन, कि अल्टीमेटली सर लेस देन 100% चेक करना इज बेसिकली कॉल्ड एज टेस्ट चेकिंग, और कॉल्ड एज बेसिकली सर सैम्पलिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड क्यों है जी, पढ़िए। ऑडिटर usually does not have enough time for the detailed, that is पहली बात 100% सर, पहली कमी किस चीज की निकली, इनफ टाइम, अपने पास इतना टाइम ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ट्रू, क्लियर? और अगर तुम इतना टाइम देने को रेडी भी हो तो तुझे उतनी कॉस्ट नहीं मिलेगी। फिर आप सोचते हैं छोड़ यार, इतना कौन सा कोई मैटर है, लिमिटेड से ट्रांजैक्शन के बेसिस पे फ्यू सैंपल्स भरते हुए उस पे कंक्लूजन दे दो, इसमें कौन सा इतना कोई मैटर है। या फिर दूसरा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस आर जर्नली क्या है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, क्लियर? दैट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड मोस्टली आइटम्स आपकी क्या है, कोई आप
पागल थोड़ी है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक करेंगे। तूने उसमें से फ्यू कुछ ट्रांजेक्शन्स को चेक करके देख तो लिया, तो अगर इनमें कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं तो बाकियों में भी आएंगे। मैंने सैंपल ऐसा ड्राफ्ट किया, मैंने कौन सा एक चीज, मैंने फ्यू ट्रांजेक्शन उठाई, वैसी मिलती जुलती कई ट्रांजेक्शन उठाई, सब में रिजल्ट क्या मिला, कांस्टेंट मिला। एंड जब सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी आइडेंटिकल हैं, मोस्टली आइडेंटिकल हैं, तो रिजल्ट आपको कांस्टेंट ही मिलेंगे, कंसिस्टेंट ही मिलेंगे। अब एक ही चीज को बार बार चेक करके देखना, जैसे किसी पर्सन ने क्या करा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दी मुझे नॉर्मली, और मैं वहां पे ईच एंड एवरी फॉर्मूला चेक करूं, कुछ भी नहीं। मैंने एक आइटम पे फॉर्मूला लगाया, मेरा फॉर्मूला एंड उस पर्सन की कैलकुलेशन सेम पाई गई, क्लियर। एंड नेक्स्ट ऑन मैंने चेक करा कि उसने फॉर्मूला क्या किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, उसके पैरेलल जस्ट मैंने एक फॉर्मूला एंटर मारा, मुझे रिजल्ट्स कांस्टेंट मिले। जब वहां पे सही है तो हर जगह सही पाया जाएगा। जरूरी थोड़ा कि एक एक फॉर्मूला को दोबारा कैलकुलेट करके देखेंगे, नए फॉर्मूलेस लगा के देखेंगे, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इज, इफ ऑन द बेसिस ऑफ compliance procedures, it is concluded that the internal control system आईसी इफेक्टिव, शॉर्ट वर्ड लिख, आईसी इज इफेक्टिव। और सबसे बढ़िया बात पता क्या है, मैं सैंपल क्यों लगा रहा हूं, मुझे इनके आईसी क्या मिले, इफेक्टिव। इनके इंटरनल कंट्रोल्स, मुझे इनके सिस्टम क्या मिले, सही मिले, इफेक्टिव मिले, तो मैंने भी क्या कहा, बढ़िया सर, फिर तो सैंपल से काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इनके आईसी इफेक्टिव हैं, तो रिजल्ट्स भी आपको क्या मिलेंगे, कांस्टेंट मिले। क्लियर। नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए, एग्जांपल्स वेयर it may not be suitable. अंडरलाइन नॉट बी, कहां पे उल्टा ये सूटेबल नहीं होगा, मतलब जहां पे तुम सैंपलिंग प्रेफर नहीं करोगे, दैट इज कॉल्ड एज नॉट बी सूटेबल। पढ़िए, लाइक चेकिंग बीआरएस। एक बार बता, बीआरएस पे भी कोई सैंपलिंग लगाता है? बीआरएस में तो पहले ही आती ही आइटम्स कौन सी हैं, जो मिसमैच होते हैं। अब उस पे सैंपलिंग कौन लगाएगा, बता। नेक्स्ट इज, फ्यू ट्रांजेक्शन है वेरी हाई इन अमाउंट, मैंने कौन सा कहा, सारी, मैंने कहा फ्यू हाई अमाउंट्स हैं, तो फिर तो उनके लिए सैंपलिंग थोड़ी, उनको तो कंप्लीट ही चेक कर लो। आगे, फ्यू ट्रांजेक्शन विद क्या है, एक एक एंट्री, पूरी डिटेल में क्या करेंगे, चेक करेंगे, पहली फ्यू हैं, इसमें भी क्या सैंपलिंग लगाएगा। आगे, फ्यू ट्रांजेक्शन हैविंग क्या लिखा हुआ है, अनयूजुअल, दैट इज अबनॉर्मल नेचर की कोई ट्रांजेक्शन है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को लेकर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब ये बता, कोई सैंपलिंग बेसिस होगा? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो तुझे कंप्लीट ही देखनी पड़ेगी। आगे, कंप्लायंस विद किसके, अब सर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आपने पूरी करी है नहीं, मैंने सैंपलिंग बेसिस पे देख लिया, ये क्या मतलब हुआ? फिर तेरे को ऑडिट करने के लिए क्यों बुलाया था? स्टैट्यूटरी कंप्लायंस तो तुझे पूरे ही देखने पड़ेंगे। आगे, फ्यू ट्रांजेक्शन या सिग्निफिकेंट एंट्रीज कब हो रही हैं, मोस्टली मोस्टली नियर या एट द ईयर एंड। हमेशा देखना 31 मार्च के आसपास अगर कोई मोटी मोटी ट्रांजेक्शन हो रखी है ना, उनको पक्का चेक करो, क्योंकि उनका मोटिव ही क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करना, फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करना। कोई ना कोई लेन देन, कोई ना कोई परचेस इस तरह की होगी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, आप उसको डिटेल में चेक करो। आगे, नेक्स्ट वर्ड इज, फ्यू ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज है, तो AS11 का तो अल्टीमेट आप कंप्लायंस देखोगे ना कंप्लीट। एंड व्हेन इंटरनल कंट्रोल्स आर क्या है, वेरी वीक, या फिर इंटरनल कंट्रोल्स आपके क्या है जी, बहुत वीक है। क्योंकि तूने इफेक्टिव होने का कारण ऊपर बताया था ना, कि अगर आईसी इफेक्टिव है तो मैं भी सैंपलिंग सोच सकता हूँ। अब जहां पे कंट्रोल्स ही नहीं लगे हुए या वीक लगे हुए हैं, तो वहां पे सर आपको अपना काम करना पड़ेगा, आपको डिटेल्ड चेकिंग में जाना पड़ेगा, टेस्ट चेकिंग नहीं हो पाएगी, आपको रूटीन चेकिंग करनी पड़ेगी, डेली चेकिंग काइंड ऑफ। पढ़िए नाउ, प्रिकॉशंस, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा टॉपिक या नंबर ऑफ टाइम रिपीट होने वाला, हाउ टू मेक सैंपलिंग क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव, या प्रिकॉशंस वाइल कंडक्टिंग टेस्ट चेकिंग, कि जब आप टेस्ट चेकिंग करेंगे, अच्छा टेस्ट चेकिंग मींस सैंपलिंग, कुछ टेस्ट करके देखना, नॉट सारा। एक होती है रूटीन चेकिंग, दैट इज डिटेल्ड वन, एक होती है टेस्ट चेकिंग, दैट इज सैंपलिंग। क्लियर। तो आप अपनी सैंपलिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनको माइंड में रखा जाए, ध्यान में रखा जाए, तो हम अपनी सैंपलिंग को क्या कर पाएंगे, इफेक्टिव कर पाएंगे, फ्रूटफुल कर पाएंगे। जिनमें से नंबर वन, थ्रू दी स्टडी ऑफ, दो ही सिस्टम है, वन इज अकाउंटिंग सिस्टम एंड दूसरा कौन सा, इंटरनल। ये तो सबसे पहले आपके पॉइंट बनते हैं, ये रियलिटी फील होगी तुम्हें पॉइंट्स पढ़ते हुए, कि वाकई सर अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए ना, आप अपनी सैंपलिंग इफेक्टिव बना सकते हैं। जो तुम कह रहे थे ना, शायद सैंपलिंग रिस्क आ जाए, या मे बी तुझे डर होगा कि तूने कंक्लूजन गलत दे दिया,
कहते होगा ही नहीं सर, ये बहुत कम होगा वो रिस्क अगर तुम इन पॉइंट्स को अडॉप्ट कर लो, अगर इन पॉइंट्स को कंसीडर कर लो। हर काम की शुरुआत कहां से होती है? पहले तो जाके नॉलेज ऑब्टेन करो, पहले तो जाके अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो, और अपने पास सिस्टम ही दो है, वन इज अकाउंटिंग और दूसरा कौन सा है? इंटरनल कंट्रोल। पढ़िए, द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग सिस्टम में क्या देखेगा, क्या समझेगा? इनका फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, कहां से ट्रांजेक्शन शुरू होती है और कहां तक वो खत्म होती है, शुड बी कंप्लीटली स्टडीड बिफोर अडॉप्टिंग। वर्ड क्या लिखा हुआ है? सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज प्रॉपर स्टडी ऑफ, Proper study of internal control system helps the auditor to devise the further test check plans. फिर तो मैं फर्दर टेस्ट चेक प्लान्स के बारे में सोचूं कि अगर तुम्हारे आईसी क्या है? इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव नहीं है तो निकाल लें, फिर तो अपना काम करना ही पड़ेगा। आगे, एंड आइडेंटिफाई करो क्या वो एरियाज जहां पे सैंपलिंग आपकी सूटेबल। ये कौन से एरियाज होंगे? ये ऊपर वाले जो पॉइंट आपने पढ़े सर, फ्यू ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, फ्यू ट्रांजैक्शन विद अनयूजुअल नेचर, पीआरएस है, फ्यू ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स हाई अमाउंट, कितने सारे सिग्निफिकेंट आपके जो भी एंट्रीज हुई हैं एट द ईयर एंड, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ये सारे आपके क्या हैं? नॉट सुटेबल। इनको अलग कर लो सर कि ये सैंपल के बीच में ना आए, इनके बारे में तो हमने 100% क्या करनी है? चेकिंग करनी। आगे, अच्छा, ऑडिटर शुड टेक केयर to ensure that the detailed complete checking is done for the required items as above. बिल्कुल सर, यस, प्रॉपर प्लानिंग। और बाकी सर अगर देखो प्रॉपर प्लान लेकर चलोगे ना, आप अपनी सैंपलिंग इफेक्टिव ले पाओगे। फिर ये तो वही बेसिक रूट्स पे आ रहा है ना। बेसिक रूट्स में क्या? प्लानिंग तो वैसे ही नीडेड है। क्या? प्रॉपर प्लान फॉर द टेस्ट चेकिंग शुड बी डिवाइज्ड एंड एक्सप्लेन्ड टू द, किसको? नेचुरली सर, ऑडिट करने मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, मेरे साथ कौन जा रहा है? मेरा स्टाफ। आप अपनी थीम उनको समझाइए कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, आप किस पर्पस के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उसका कारण, उसका लॉजिक। क्योंकि जितना देखो उनके साथ डिस्कशन करोगे ना, शायद वो उस चीज को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि वाई द मोटिव इज। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस को ना बेटर है अगर तुम सैंपल बढ़िया बनाना चाहते हो, क्योंकि तुझे पता है कि ट्रांजेक्शन तो मिक्स होंगे। क्या करो, क्या करो इसमें? अलग अलग क्लासिफिकेशन करो, स्ट्रेटिफिकेशन करो। स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड इसने यूज करा है, ग्रुप। सिमिलर ट्रांजेक्शन को उठाओ, अरे क्लासिफिकेशन करना भी तो ग्रुपिज्म है, ग्रुपिंग करना ही तो होता है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा सर? देखो, अगर तो जी होमोजीनियस आ रहे हैं, फिर तो जहां मर्जी से सैंपल ले ले। अगर डाटा कौन सा है? हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस में क्या है? अलग अलग तरह की वैरायटी बैठी है। अब सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस थोड़ी होती है। मैं सैंपल ड्राफ्ट करने लगा हूं, हर तरह की चीज मैं लेने लगा हूं, तो आई थिंक सो पहले मुझे लेट मी क्लियर, पहले डाटा को एक बार क्या कर लें? ग्रुपिज्म में बांट लें, इनको पहले स्ट्रेटिफाइड कर लें, क्लासिफाइड कर लें, फिर इनमें से थोड़ा 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 सैंपल लेते रहेंगे। तब जाके एक सैंपल तेरा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा? ऑफ ऑल। नहीं तो क्या होगा? मिक्स में से कोई ट्रांजेक्शन आ गई, कोई ट्रांजेक्शन नहीं आई। तो ये चीज जरूरी है सर, क्लासिफिकेशन करना अपने आप में जरूरी है। पढ़िए, ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस Should be classified and stratified. स्ट्रेटिफाइड मींस ग्रुप्स। क्लियर? इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको लगता है, मैंने इफ क्यों लगाया? डिपेंड्स अपॉन डाटा, कि डाटा अगर तो होमोजीनियस है फिर तो क्यों कहेंगे, अगर डाटा हेट्रोजीनियस है तो आपको क्लासिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। आगे, सैंपल का साइज, ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अब एक चीज बता, अगर आईसी इफेक्टिव होंगे, व्हाट शुड बी द सैंपल साइज? ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा अगर इफेक्टिव। फिर इफेक्टिव तो है, मुझे इतना करने की थोड़ा सैंपल सा लो, बस एक फॉर्मेलिटी सी कर दो। अगर आईसी इन इफेक्टिव है तो सैंपल साइज क्या होगा? तो नेचुरली ना आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग खुद इसका रिप्लाई ले सकते हैं। और तुम मेरे से पूछ रहे हो कि सर हाउ द सैम्पलिंग शुड बी मेक इफेक्टिव, तेरे सामने प्रिकॉशंस पड़े तो हैं कि मैं अपने काम को इफेक्टिव कैसे कर सकता हूं। इट डिपेंड्स। पढ़िए, द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सैंपल should be appropriately determined. एप्रोप्रिएटली डिटरमिन मींस, मैं बस ये चाहता हूं कि वो इतना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट हो। वही बात आ गई ना ऑडिट एविडेंस की तरह, SAAE, इतना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट हो कि वो मुझे किसी कंक्लूजन तक पहुंचा सके। कहीं ऐसा ना हो कि मान लो उसके थ्रू मैं कंक्लूजन ही ड्रॉ कर पाऊं। एंड सैंपल लेते टाइम कभी पूरा पूरा सैंपल नहीं लेते, हमेशा कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स भी ले लो, मे बी शायद सैंपल पे दोबारा आपको रीपरफॉर्म करना पड़े।
अब बॉडी के जब टेस्ट करवाते हो ब्लड हमेशा एक्स्ट्रा लेते हैं ना। अब मान लो पूरा पूरा ब्लड ले लिया, 1 घंटे बाद फोन आया, सर वो स्लाइड खराब हो गई जी, दोबारा दे दो। मतलब पागल है क्या? 20 बार तो सुई मार दी उसने, कभी नस नहीं मिल रही, कभी क्या है कभी क्या है। तो भाई साहब एक बार में ही सैंपल क्या ले लो, पहले ही अच्छा ले लो, कि बाय चांस एक नेचुरली आप लेकर तो चलोगे ना वो एक्सपेक्टेशन, कि बाय चांस में भी एक स्लाइड वर्क नहीं करी, एक से रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिले, आपने दोबारा परफॉर्म करा, बट एटलीस्ट सैंपल तो होना चाहिए। सैंपल तो अवेलेबल है ना। तभी वो हमेशा क्या लेते हैं सर, एक्स्ट्रा ब्लड लेते हैं, बिकॉज उनको पता है, उनको सिखाया गया है कि सैंपल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। रिक्वायर्ड अगर 2 to 3 ml है, वो 5 ml लेंगे। उसका लॉजिक है कि समटाइम्स अगर रिजल्ट्स कांस्टेंट नहीं पाए गए तो उसे दोबारा टेस्टिंग करनी होगी। समझ गए ना ये पॉइंट्स? आगे चलिए। यस, नो बायस पढ़िए जी। Sample should be chosen in the unbiased way. हाँ जी। एनालिसिस ऑफ मिसस्टेटमेंट, यस, एरर्स फाउंड इन सैंपल Should be analyzed properly. बिल्कुल, हाँ जी। अप्रोचेस टू सैम्पलिंग पढ़िए जी। Type 1 judgmental sampling, non-statistical sampling. यस, मीनिंग Sample size and the composition are decided on the basis of the auditor's experience. और नेचुरली सर यहाँ पे ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है, ये तो प्योर प्रोफेशनल जजमेंट है कि आप कितना सैंपल साइज लेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, आप वहां पे चेकअप कर सकते हैं। क्लियर? यस, दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ, क्या लिखा हुआ है, सैम्पलिंग, और ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें कोई नया पॉइंट कुछ नहीं है। क्लियर? सो एग्जाम्पल, ही में डिसाइड To check the entries in July, November, February and March during the audit of certain year. एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग मंथ्स इन द नेक्स्ट ईयर। बस रोटेशन करते रहिए, आप देखिए कि आपने इस बार कौन सी चेकिंग करनी है कौन सी नहीं, बट हमारी ओर से कोई गाइडेंस आपको नहीं है। ये प्योर वर्ड क्या लिखा हुआ है, जजमेंटल, और स्पेशली वर्ड क्या लिखा हुआ है, नॉन स्टैटिस्टिकल। नॉन स्टैटिस्टिकल मींस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ गए ना? सिंपल सा अपना ट्रेडिशनल मेथड है, रेंडमली जिसको वर्ड बोलते हैं, कि इसमें कोई स्टैटिस्टिकल स्किल्स हमने नहीं करी। मेरे मन में आया कि इस बार आप ये महीने चेक करेंगे, तो मैंने वो मंथ्स के ट्रांजैक्शन चेक कर ली। दैट इज, आगे बढ़िए। एडवांटेज क्या है, सिंपल टू ऑपरेट। यस प्लीज। Traditional approach thus understandable by the audit staff with a little expertise. इतनी सी बात तो हर कोई समझ पाएगा, इजीली समझ पाएगा ना। नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ एम्फोसिस, क्या हो जाती है, डन। जैसे पिछले साल अपन ने ये मंथ की करी, अगले साल अपन रैंडमली कोई और करेंगे। नेक्स्ट इज नॉर्मली ईयर एंड ट्रांजैक्शंस आर Checked in detail to ensure whether cut-off procedures are adequate. बिल्कुल सर, ताकि कट ऑफ प्रोसीजर्स को, कट ऑफ प्रोसीजर क्या होते हैं, जो ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, सेग्रीगेट कर दें। मान लिए जैसे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कट ऑफ प्रोसीजर, कि ताकि 31 मार्च तक के ट्रांजैक्शन इस अकाउंटिंग ईयर में और 31 मार्च की बाद वाली नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। क्लियर? चलिए, बट इसकी लिमिटेशंस भी हैं सर। लिमिटेशंस में मोस्टली लिमिटेशंस ना मे बी वर्ड यूज करता है। जैसे पहला, एक तो अनसाइंटिफिक मेथड है, इसमें कौन सा कोई साइंस लगी हुई है, कोई लॉजिक थोड़ी है। मैं तुमसे पूछूं जी जुलाई तुमने क्यों कहा, मेरा मन करा, अब इसमें कौन सा कोई लॉजिक है। नेक्स्ट इज देयर मे बी, और ये तो हमेशा ही लिमिटेशन में रहा, हमेशा ही हर जगह वर्ड देखो जी, बायसनेस तो कोई अच्छे से अच्छे कारण भी हो सकती है, अच्छे से अच्छे मेथड में भी हो सकती है। तो आप तो वर्ड भी क्या बोल रहे हो, देयर मे बी, हो सकती है जी पर्सनल बायसनेस यहाँ पे हो, आपने जानबूझ के वही मंथ स्पीक आउट करे, मे बी सर, आप क्या थोड़ी पूछ सकते हैं। एंड सैंपल मे नॉट बी, यस, A true representative of the और population. हो सकता है जी जुलाई और अगस्त में या जुलाई और नवंबर में वो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई जिनके बारे में आपको देखना था, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव आए ही नहीं, जो उल्टा चेक करनी थी ट्रांजैक्शन वो तो स्किप ही हो गए मंथ। तो हो सकता है जी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव वो ना ही हो। आगे नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल, If the situation changes materially due to the inadequacy of experience of the auditor in the particular area. बिल्कुल सर। अच्छा, हो सकता है कि सर नॉट सुटेबल अगर सिचुएशन आपकी चेंजेस होती हैं मटेरियली ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। मान लो सपोज उस पॉइंट के बारे में मुझे पता ही नहीं था, मैं वहां पे जाऊंगा ही, मैं उन पॉइंट्स को चेकआउट ही नहीं करूंगा, मैं अगर छोड़ दे परे, वैसे भी जजमेंटल तो है, अपन ने अपने अकॉर्डिंग ही चेकिंग करनी है, जो चीज हमें नहीं आती है पहले स्किप कर देते हैं, इसको करना ही नहीं है। ये पॉइंट्स आगे। सो टाइप 2 ये तो था नॉन स्टैटिस्टिकल, अब एक होती है स्टैटिस्टिकल, जिसमें थोड़ी बहुत साइंस स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स को यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। यस, मीनिंग सैंपल इज चूजन
by applying certain mathematical and statistical devices. इट इज जनरली बेस्ड ऑन, इसमें सर आपकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या करती है, काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस, वही सर जो उसके ड्रॉबैक थे, क्या ये मोर साइंटिफिक होगा, पर्सनल बायसनेस नहीं होगी, क्योंकि वो तो प्रोबेबिलिटी बेस पे चल रहा है ना, साइंटिफिक लॉजिक बेस अपन सैंपल ड्राफ्ट कर रहे हैं। रिजल्ट्स ऑफ सैंपल कैन बी evaluated and projected in the more reliable way, widely accepted way of sampling, and sample size does not increase in the proportion to the size of population, कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सैंपल भी बड़ा होता जाएगा, नो, ये स्टैटिस्टिकल है सर, हमने अपनी प्रोबेबिलिटी बना रखी है साइंटिफिकली, इस मेथड के अकॉर्डिंग जितना सैंपल बनना चाहिए उतना ही सैंपल हम यहाँ पे लेंगे। ये कौन सा जजमेंटल है, जो इतनी पॉपुलेशन है तो इतना सैंपल तो होना ही चाहिए, ये ऐसा कोई सीन नहीं, ये तो आपकी लॉजिक्स, आपकी स्टडी बताएगी उस टेक्निक को यूज करते हुए कि अल्टीमेटली यहाँ पे सैंपल कितना होना चाहिए। आगे लिमिटेशंस, पहला दिक्कतें आएंगी किस बात की, कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट है, अब हर कोई पर्सन आपकी प्रोबेबिलिटी थियरी समझ थोड़ी पाएगा। आगे नॉट सुटेबल फॉर द, सबसे बड़ा क्या मेन चीज, वो तो आउट ऑफ बॉक्स, उनके तो बाहर निकल जाएगा, उनको तो समझ ही नहीं आएगा अल्टीमेटली क्या टेक्निक कर रही है, क्या दाव पेच खेल रहा है, कि कैसे सैंपल ड्राफ्ट करा, कैसे बनाया। नेचुरली एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु हैव द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्किल्स, वो पर्सन तो समझ पाएगा, दूसरे बंदे को तो समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहा है क्या नहीं। क्या, हैविंग नो नॉलेज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तभी हमने ऑडिटर की क्वालिटीज में वर्ड पढ़ा था, स्टैटिस्टिकल स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स एक ऑडिटर के पास होनी चाहिए। आपके सिलेबस का जो भी पार्ट बनाया जा रहा है ना, टेक इट इन पॉजिटिव सेंस, हर चीज आपके काम आएगी। अब पता लग रहा है जी मैथ्स आपको क्यों पढ़ाया गया था फाउंडेशन में, क्योंकि उसका भी तो काम आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी थियरी और डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, ये देखो, अपनी वर्किंग में काम नहीं आते इसका मतलब नहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, सारी थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैंने मॉडलिंग टूल के बारे में बताया कि अपा लोग शायद मॉडलिंग टूल दूर दूर तक सुने भी ना, बट बिग फोर में नॉर्मल चीज है। जो टॉप 10 है, जो एमएस एक्सेल में पूरी मास्टरी रखते हैं, सैम्पलिंग प्रॉपर, प्रॉपर सैम्पलिंग के थ्रू ऑडिट करना, ईच एंड एवरी वर्ड वो यूज करते हैं। तो अपा कैसे कह सकते हैं जी वो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट तो करती है ना, हम, मुझे नहीं आता, मैं नहीं यूज करता, वो अलग चीज है, क्योंकि वो अल्टीमेट क्या है, कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट है, बट एग्जिस्ट तो करता है ना। आगे इट मे बी, क्या लिखा हुआ है, वही ना, कहाँ एक सिंपल ट्रेडिशनल मेथड, कहाँ एक कॉम्प्लेक्स मेथड, दोनों में से टाइम कंज्यूमिंग तो नेचुरली ये वाला रहेगा ही रहेगा। समझे पॉइंट। चलिए, नाउ द वर्ड इज पॉपुलेशन। हाँ जी, definition. Population, the entire set of the data from which a sample is selected एंड अबाउट विच द ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन, जिसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं आइटम्स टू बी चेक्ड। क्लियर। पॉपुलेशन का मतलब ही क्या होता है, आइटम्स टू बी चेक्ड। हाँ, इसने थोड़ा ऑडिट पॉइंट से अच्छा लिख दिया कि सर ये वो पॉपुलेशन है, ये वो आइटम्स हैं जिनमें से आपने सैंपल ड्राफ्ट करना है, प्लस द मेन जिसके बारे में ऑडिटर ने अपना कंक्लूजन क्या करना है, ड्रॉ करना है, दैट इज पॉपुलेशन, दैट इज एंटायर सेट ऑफ डाटा। Clear? Now, when designing, yes, an audit sample, the auditor shall consider the purpose of the audit procedure and the characteristics of the population from which the sample will be drawn. बिल्कुल सही सर। इसमें मेन चीज तो आपको ये कहकर गया है, आई थिंक सो, ये पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर तो छोड़, वो भी चलो मैटर करता है, यहाँ पे दो चीज मैटर करती हैं कि सैंपल ड्रॉ करने से पहले आपको दो चीज जाननी चाहिए। वन इज तेरा पर्पस क्या है, क्योंकि नेचुरली सैंपल लगाएगा, सैंपल के ऊपर क्या लगेंगे, ऑडिट प्रोसीजर, व्हाट इज द पर्पस, मतलब किस बात का ऑडिट प्रोसीजर इनके ऊपर लगाने जा रहा है, पहले वो तो पता कर ले पर्पस क्या उसका। एंड दूसरा, ये पॉपुलेशन कैसी है, इस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि जब तक वही बात पॉपुलेशन को समझेगा नहीं, मुझे यही नहीं पता मेरी पॉपुलेशन में आइटम्स कौन कौन सी है, मेरी पॉपुलेशन में वैरायटी कितनी तरह की है, जब तक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं जाओगे, हाउ कुड यू मेक योर सैंपल इफेक्टिव। तुझे यही तो पता नहीं कि तेरी पॉपुलेशन में कौन कौन है, किस किस तरह की ट्रांजेक्शन है, लेट मी डिटरमिन, पहले सबको इकट्ठा कर, पहले डाटा को समझ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ कि अल्टीमेट इसमें कौन कौन सा तरह की वैरायटी है, और मेरा जिस तरह का कंक्लूजन मुझे ड्रॉ करना है इस सैंपल से, तो मेरे एपीज जो होंगे उनका पर्पस क्या है, मैं उस अकॉर्डिंग टू ही सैंपल क्या करूंगा, ड्राफ्ट करूंगा।
ऐसे थोड़ी ले आओ जी पॉपुलेशन, उसमें से सैंपल हमने जो भी भरना है वो भर लिया, नो। सबसे पहले पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानो, अपना पर्पस क्लियर करो, फिर अपना सैंपल क्या करिएगा, ड्रॉ करो। क्लियर? इसको सिंपल एक, बिना पॉपुलेशन को जाने सैंपल ड्रॉ नहीं हो सकता। बिना पॉपुलेशन को जाने सैंपल ड्रॉ नहीं हो सकता। चलिए, अब आती है सर आपके पास अल्टीमेटली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ये भी अपने आप में कार वर्ड हम यूज करते हैं, CAR शॉर्ट वर्ड में, या CAAR डबल A, क्योंकि C फॉर कंप्लीटनेस, A फॉर एक्यूरेसी, बस A फॉर एप्रोप्रिएटनेस भी आ गया, और R फॉर तो रिलायबिलिटी था। क्लियर? वो तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर में भी आपने यही कार वर्ड यूज किया था, बट यहाँ पे वर्ड CAA है जी। क्लियर? कोई वहां पे भी लिख सकते हो एप्रोप्रिएटनेस, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ये तो एक नया वर्ड आपको मिल गया, वो तो वहां भी लिख लो, तो भी कोई इशू थोड़ी है। C फॉर कंप्लीटनेस, A फॉर एक्यूरेसी, एंड A फॉर एप्रोप्रिएटनेस, एंड R फॉर। जब तुझे पॉपुलेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, उसकी कार मिलेगी, तो अल्टीमेट अपन नेचुरली, जब पॉपुलेशन इफेक्टिव है, अच्छी है, मैंने पॉपुलेशन को समझ लिया, तो मैं एक अपना सैंपल एक बढ़िया ड्राफ्ट कर सकता हूं। पढ़िए नाउ, कंप्लीटनेस मींस, हाँ जी, When performing the audit sampling, the auditor performs audit procedures to obtain the evidence that the population. कहते सैंपल ड्रॉ करने से पहले तो ये एविडेंस ऑब्टेन कर कि जिस पॉपुलेशन में से तूने क्या लेना है, क्या वो कंप्लीट है, डाटा कंप्लीट है। सिंपल वर्ड, पहले ये पता कर। तुम लगे सैंपल की टेक्निक से यूज करने हो, रुक तो सही, पहले ये तो चेकआउट कर ले जिसपे से सैंपल लेना है, क्या सैंपल कंप्लीट है, क्या डाटा कंप्लीट है। अगर डाटा कंप्लीट होगा तो मैं, दैट मींस मैंने हर ट्रांजैक्शन को कंसिडर किया हो। अब पता लगे बाद में आधी पॉपुलेशन में आधी एंट्रीज तो थी ही नहीं, बाद में मिली, और मैंने सैंपल जो ड्राफ्ट कर लिया वो किसमें से कर लिया, जो अवेलेबल थी। नेक्स्ट इज एक्यूरेट एंड रिलायबिलिटी। यस, सैम्पलिंग यूनिट्स are the individual items that make up the population. What do you mean by sampling unit? Each and every item in the population is the sampling unit. Sampling unit that makes up the population, जिसके थ्रू population बन रही है। Clear? Next is these individual items should be क्या होनी चाहिए, accurate, and auditor should obtain audit evidence about the reliability of population. मतलब तू एक चीज समझ रहे हो कि अल्टीमेट सैंपल तो अभी ड्रॉ करना शुरू भी नहीं करा, तुझे ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने पे लगा दिया। बट किस चीज के, किस चीज के, पॉपुलेशन को सही करने, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने में एविडेंस लगा दिया कि अल्टीमेटली पहले जाके ये पता कर डाटा कंप्लीट है, फिर दूसरा ये पता कर क्या डाटा एक्यूरेट एंड रिलायबल है, एंड पता करना मींस ऑडिट एविडेंस ले। क्योंकि अगर पॉपुलेशन सही होगी तो इसमें से फिर मैं अपने टेक्निक यूज करते हुए सैंपल ड्राफ्ट करूंगा। आगे एप्रोप्रिएटनेस, यस प्लीज। The population from which the sample is selected should be appropriate for the stated objective. क्वांटम, एप्रोप्रिएट मींस क्वांटम काइंड ऑफ, कि आप उसमें से सफिशिएंट, सफिशिएंट क्या लीजिए, क्वांटम लीजिए, इतनी पॉपुलेशन तो आपके पास बढ़िया अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑडिटर needs to examine the existence of the accounts receivables, the population shall include the entire list of the accounts receivable out of which sample is drawn and the audit procedure are applied thereafter. कि सर एप्रोप्रिएट तो हो ना डाटा, कम से कम इतना तो अवेलेबल हो जिसमें से बढ़िया आप अपना सैंपल चूज कर पाए। क्या चीज शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द स्टेटेड, हम उसकी क्वालिटी कह लो, कंप्लीटनेस तो वैसे भी ऊपर अपना आ ही गया, कि उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो अल्टीमेट आपको किसी कंक्लूजन तक, किसी पॉइंट तक लेकर जाए। क्लियर? सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो वर्ड आपने यूज किए कि सर विदाउट ऑब्टेनिंग द एविडेंस रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन यू कांट मेक योर सैंपल इफेक्टिव। आप अपनी नेक्स्ट आगे सैंपलिंग यूज ही नहीं कर पाएंगे जब तक ये काम नहीं पूरा करोगे। उसकी जाके कंप्लीटनेस फाइंड आउट कर, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी फाइंड आउट कर, एंड उसकी अप्रोप्रिएटनेस देख कि उसकी क्वालिटी कैसी है, पॉपुलेशन कैसी है। जब ये सब कुछ अच्छा होगा तब आप अपना सैंपल भी एक बढ़िया बना पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफिकेशन एंड, हाँ जी,
value weighted selection. हाँ जी, In considering the characteristics of the population from which the sample will be drawn, the auditor may determine the stratification or the value weighted selection if appropriate. is appropriate. तो stratification का मतलब यहाँ पे क्या है? क्लियर? ऑडिट एफिशिएंसी में बी इंप्रूव्ड अगर ऑडिटर पॉपुलेशन को क्या कर ले? स्ट्रेटिफाई बाय डिवाइडिंग इट इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन विच हैव एन, जिनकी अपनी एक आइडेंटिफाइंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी एक पहचान। मतलब आउट ऑफ द टोटल डाटा जितनी भी पॉपुलेशन यहाँ पे आपके पास है, इस पॉपुलेशन को अलग अलग कर लो। अब सर अलग अलग करने का मतलब जिसकी अपनी कोई पहचान होगी, जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी होगी, उसी के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे ना। क्लियर? तो आप इस ऑडिट को और बढ़िया बना सकते हो, आप अपनी सैंपलिंग को और अच्छा बना सकते हो अगर इस डाटा को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग आइडेंटिफिकेशंस में बांट दिया जाए इनटू सब कैटेगरीज, सब पॉपुलेशन, छोटे छोटे पार्ट्स में। उतना ज्यादा सैंपल और इफेक्टिव होगा, उतना ज्यादा सैंपल और अच्छा होगा। कहाँ इतनी भीड़ में से सैंपल लेना, और कहाँ जब ये सारे क्या कर लिए गए, अलग कर लिए गए, इनमें से कोई कोई थोड़ा थोड़ा सैंपल लेना, बट एटलीस्ट सारा तो ले पाओगे, कंप्लीट तो ले पाओगे ना। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन। आगे चलिए। यस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ The stratification is to reduce the बिल्कुल सर, स्ट्रेटिफिकेशन का कारण ही क्या है? मैं वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करना चाहता हूं। मैंने क्यों कहा इसको सब कैटेगरीज में बांट? मैंने क्यों कहा इसको सब पॉपुलेशंस में बांट? मैं चाहता हूं तेरा सैंपल वेरी ना करे। वेरी इन द सेंस उसमें आधी आइटमें है ही नहीं। जब तुम डायरेक्टली यहां से सैंपल लोगे, दिक्कत क्या आएगी ये बताओ? प्रॉब्लम क्या आएगी? क्या जो सैंपल तूने डायरेक्टली यहां से निकाला, क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा? वाई? बिकॉज उसमें वैरायटीज तेरी पॉपुलेशन में कई हैं। क्या तूने सारी वैरायटी को कवर करा? सर ऐसे आपने नॉर्मली उसमें से कोई भी आइटम्स पिक आउट करी, पता नहीं जो हाथ में है वो ले आए, आधी कैटेगरीज तो उसमें शो ही नहीं हुई। बट जब तुमने उसको 1 2 3 सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अब मुझे श्योर हो गया कि मैंने अब ये सैंपल जो बनाया है ना, ये सैंपल जो बनाया है, इसमें ये सारे हैं। अब मैं कह सकता हूं कि ये अपने आप में ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन का पर्पस क्या हो बताना? टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी, कि वो वेरिएबल ना हो सैंपल, टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ द आइटम्स विद इन ईच स्ट्रेटम एंड देयरफॉर अलाउ सैंपल साइज टू बी, क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस्ड विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपलिंग। मैंने जाके पहला काम क्या करा? पहले पॉपुलेशन को समझा, पॉपुलेशन की वैरायटीज को समझा। अब एक चीज बता, इनमें से अगर मैं कोई छोटा 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 सैंपल भी ले लूं तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। कम से कम मेरा सैंपलिंग रिस्क इस बात का तो नहीं होगा कि मैंने किसी को कवर नहीं करा। कवरेज तो पूरी करी, कम करी ज्यादा करी वो तो मेरी जजमेंट थी। सैंपल साइज बड़ा होगा छोटा होगा वो तो मेरी मर्जी थी, मेरी जजमेंट थी। पर मैं इस बात के लिए श्योर हो जाऊंगा कि मैंने ईच एंड एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन को, वैरायटी को कंप्लीटली डील करा है व्हाइल टेकिंग द सैंपल। चलिए नेक्स्ट इज, सो व्हेन performing the test of details, the population is often stratified by the monetary value. yes, by the word क्या लिखा हुआ है? monetary value. Yes, this allows greater audit effort. हाँ जी, To be directed to the larger value items, as these items may contain the greatest potential misstatement in the terms of overstatement. अब सर पॉइंट ये अच्छा पॉइंट है, सुन लो। कहता है when performing the test of detail the population is often stratified by, मतलब जब ये टेस्ट ऑफ डिटेल लगते हैं, और टेस्ट ऑफ डिटेल किस पे लगता है? अकाउंटिंग सिस्टम पे, वो तो मॉनेटरी बेस्ड है। तो वहां पे ना मॉनेटरी वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है। जैसे मान लो डेटर्स हैं, डेटर्स तो 1 रुपए से लेके 10 लाख तक के, बट क्या सबके लिए ऑडिट प्रोसीजर तेरा सेम होगा? सबके लिए वैल्यू वेटेज तेरी सेम होगी? डिफरेंट होगी। तो एक चीज बता, जिससे 10,000 लेने हैं और जिससे 2 लाख रुपए लेने हैं, क्या दोनों बराबर है? अलग है ना। तेरी ज्यादा कोशिश किसके लिए होगी? 2 लाख। तो कहते हैं सर उसको ना मॉनेटरी वैल्यू बेस्ड, इसको वर्ड बोलते हैं वैल्यू बेस्ड, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन करना। क्लियर? अच्छा, दिस अलाउस, अगर तुम मॉनेटरी वैल्यू बेस्ड करोगे, दिस अलाउस ग्रेटर ऑडिट एफर्ट टू बी डायरेक्टेड टू, किन पे?
लार्जर वैल्यू आइटम्स पे एज दीज आइटम्स में कंटेन द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। 10,000 का पैसा मर भी गया, क्या दिक्कत होगी? 2 लाख वाले का कुछ हो गया, मेरी तो एफएस हिल जाएगी, समझ गए ना? मेरी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिल जाएगी, बिकॉज उस वैल्यू के अंदर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है किस चीज होने का? मेरी एफएस हिलाने का। ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है मिस स्टेटमेंट होने का इन द टर्म्स ऑफ ओवर स्टेटमेंट। AS4 में पढ़ा नहीं क्या? 10,000 बैड हो जाए मैं केयर भी नहीं करता, 2 लाख रुपए बैड हो गए, सर ये तो देखो जी, इवेंट अपने आप में सिग्निफिकेंट तो है, डिस्क्लोज करना तो बनता है, मन करे आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस के कारण अल्टीमेट मन करे एफएससी चेंज करनी पड़ जाए। दैट इज द पॉइंट कि आपा सर ऐसा नहीं कह सकते कि टेस्ट ऑफ डिटेल लगाते हुए हर आइटम इक्विवेलेंट है, किसने कहा? आप मॉनेटरी वैल्यू बेस्ड लेकर चलो, किसी से 5 लाख रुपए लेना और किसी से 5,000 लेना के बराबर हो गया क्या? जिसके अंदर मनी वैल्यू से असाइन करना, बाइफरकेट करना, मोटिव ही क्या था? मोटिव ही क्या था कि मैं अपने ज्यादा एफर्ट किस तरफ लगाऊं? जो हाईएस्ट आइटम्स हैं, जो बड़ी वैल्यू की आइटम्स हैं, मैं उन पे ज्यादा फोकस करूं। नेक्स्ट इज आगे, सिमिलरली A population may be stratified according to a particular characteristic that indicates a higher risk of misstatement. For example, when testing the allowance for doubtful accounts, balance may be stratified by age। ये भी होता है, एजिंग शेड्यूल करते नहीं क्या? अप टू 6 months, 6 to 1 year, 1 to 3 year एंड मोर देन 3 year। जैसे आप लोग बैंकिंग में करके आते हो प्रोविजनिंग, वही चीज तो है कि सर पॉपुलेशन में बी स्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाती है। अब मैंने क्या करा, उस पॉपुलेशन को एज वाइज बांट लिया, एजिंग कर ली डेटर्स की, जो कॉमन बनती है, दैट इंडिकेट्स अ हायर रिस्क। कॉमन सेंस है, जो लेटेस्ट 2-3 महीने वाले होंगे, क्या उसके लिए ज्यादा प्रोविजनिंग करेगा? ज्यादा किसके लिए बनेगी? ये भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी तो स्ट्रेटिफिकेशन हो रही है। दैट इज द पॉइंट। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? लो जी, यहां तक रिवाइज करिए, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। अच्छा अभी पढ़े 2 पॉइंट, रुक जा, मैं तो वाइंड अप करने लगा था। द रिजल्ट्स ऑफ, यस, Audit procedure applied to a sample of items within a stratum. Within a stratum. Stratum means a group. Within a stratum means a group. Only by, yes, only be projected to the items that make up the stratum. एक चीज बता, आपने इस पॉपुलेशन को बांटा बांटा इसको अलग अलग ग्रुप्स में, इसका जो रिजल्ट आएगा 1 का, क्या 2 का भी वैसे आएगा, 3 का भी वैसे आएगा? क्यों? अलग अलग कैटेगरी है ना। अब लाइन दोबारा पढ़ो। द रिजल्ट ऑफ एपी अप्लाइड टू द सैंपल ऑफ आइटम्स विद इन अ एक कैटेगरी। अगर मैंने 1 ग्रुप पे, फर्स्ट ग्रुप पे वो प्रोसीजर लगाए थे और उसका जो रिजल्ट आया, नेचुरली वो दूसरों से मैच नहीं करेगा। हर स्ट्रेटम का अपना अपना क्या होगा? रिजल्ट होगा। क्लियर? ओनली बी प्रोजेक्टेड। अगर तुझे प्रोजेक्शन बनानी भी है ना, अगर तुझे मिसस्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करना भी है, विद इन द स्ट्रेटम करना। कहीं तू कहते जी 1 का रिस्क हाई है तो बाकी सबका भी रिस्क हाई होगा ना, सबका अपना अपना रिस्क है जी, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल अटेंशन है। पढ़िए, एंड लास्ट, इफ अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन or account balance have been divided into the strat, the misstatement is projected for each stratum। ये वही बात आ गई सर, हर स्ट्रेटम का असेसमेंट, हर स्ट्रेटम की प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट अलग अलग करेंगे। ये लिख लेना गुरुजी हिंदी में जाके। अपने को अगर टाइम दे रहा हूं ना एक पेज, उसका कारण क्या है कि इसको दोबारा सुन के या सुना हुआ है तो इसको हिंदी में लिख लेना, क्योंकि नेक्स्ट ऑन यही लैंग्वेज आपकी क्या आएगी, काम आएगी। अभी तो सुन लिया, ठीक है, समझ आ गया, जब दोबारा पढ़ोगे ना शायद इतना डिटेल में नहीं जा पाओगे जितना हम नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं। आगे, यस, फॉर ईच स्ट्रेटम प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स for each stratum are then combined while considering the possible effect of misstatement। फिर ऐसे कर, सिंपल सा पॉइंट, पहले सबका अलग अलग कर, फिर उनको कंबाइन करके टोटल मिसस्टेटमेंट्स क्या कर देना, प्रोजेक्ट कर देना, पर हर स्ट्रेटम का पहले अलग अलग कर, और किसी स्ट्रेटम का रिजल्ट किसी दूसरे पे डिपेंड, दैट इज द पॉइंट। ये स्ट्रेटिफिकेशन है तेरे सैंपल को बढ़िया बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। स्टडी आपकी तो काम कर, इज दैट क्लियर? 6th वाला मींस
पहले ईच स्ट्रेटम के रिजल्ट्स सेपरेट कैलकुलेट कर, अपनी मिसस्टेटमेंट्स को प्रोजेक्ट कर, फिर सबको इकट्ठा रख के कंबाइंड असेसमेंट बना ले कि सर टोटल एफएस लेवल पे इतनी मिसस्टेटमेंट्स प्रोजेक्टेड है। टोटल भी बन गई और इंडिविजुअल को भी फोकस करते हुए बन गई। दैट इज द पॉइंट। समझे? हुआ क्लियर? कौन सा जी बोलो? फोर्थ वाले में क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो मे बी किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी आप अलग कर सकते हैं, लाइक एजिंग करना डेटर्स की। जबकि ऊपर वाले पॉइंट में क्या कहा था, मनी वैल्यू बेस्ड करो। कहता कोई जरूरी है क्या मनी वैल्यू? कोई और फैक्टर यूज कर लो, कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको बांट लो, वो आपकी इच्छा सर, जैसा आपको सही लगे। हमने तो बस ये कहा स्ट्रेटास में बांटो, ग्रुप्स में बांटो, सब पॉपुलेशंस में बांटो, दैट इज द मेन। क्लियर? सो यहां तक रिवाइज करके आइएगा। आपसे कल पहले इसकी लिसनिंग होगी, देन नया टॉपिक आगे स्टार्ट करो। क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।